नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरदार और मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास हमारी हिंदी चैनल के माध्यम से, खबरदार के माध्यम से आपके सामने विशिष्ट खबरें लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, आज मुद्दा है कि क्या चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम यही देख रहे हैं, यही हाल सुन रहे हैं, यही सोच रहे हैं, यही रिपोर्ट्स आ रहे हैं। मगर अब चीन की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि या चीन भी इस रास्ते में खड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, या एक नए दौर में चीन की अर्थव्यवस्था प्रवेश कर रही है। सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई। वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में चीन की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 4.3% रही है। 4 दशक तक लगातार तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के लिए यह निश्चित रूप से धीमी गति है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि चीन का आर्थिक चमत्कार समाप्त हो गया? मेरा उत्तर है नहीं। चीन की अर्थव्यवस्था संकट में अवश्य है, लेकिन यह पतन का नहीं बल्कि एक बड़े परिवर्तन का दौर है और चीन की अर्थव्यवस्था बाहर निकलेगी, एक बड़ा परिवर्तन लेकर बाहर निकलेगी। चीन में एक नए प्रकार की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक राजनीति अंगड़ाई लेकर आज जो टूट रहा है उसमें से ही खड़ी होगी और हम देखेंगे कि चीन का चमत्कार पुनर्जीवित होकर दुगने जोर से आज फिर खड़ा हुआ है। चीन की संकट, अर्थव्यवस्था का संकट जरूर है दोस्तों, लेकिन यह पतन का नहीं बल्कि परिवर्तन का दौर है, जैसे मैंने आपके सामने बात रखी। पिछले 40 वर्षों तक चीन की आर्थिक सफलता 3 मजबूत स्तंभों पर आधारित थी: रियल एस्टेट, विशाल बुनियादी ढांचा निर्माण और निर्यात आधारित विनिर्माण। इन्हीं 3 शक्तियों ने चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बना दिया। लेकिन हर अधिक मॉडल कोई भी लीजिए और आर्थिक मॉडल उसमें बाकात नहीं रह सकता, उससे अलग नहीं रह सकता। हर आर्थिक मॉडल की भी एक सीमा होती है। एक समय आता है जब कहीं उसे कोई ना कोई अवरोध उसके रास्ते में आता है, लड़खड़ाता है और सक्षम है तो फिर से उठकर दुगुने जोर से भागने लगता है। मैं मानता हूं कि चीन की अर्थव्यवस्था के रास्ते में एक अवरोध जरूर आया है, वो लड़खड़ाई है, मगर गिरी नहीं है, न गिरेगी। ये ख्याल भी उतना स्पष्ट होना चाहिए। आज चीन का सबसे बड़ा संकट उसका रियल एस्टेट क्षेत्र है। वर्षों तक लगातार निर्माण, अत्यधिक कर्ज और बढ़ती संपत्ति की कीमतों ने विशाल बुलबुला तैयार कर दिया। जब मकानों की कीमतें गिरनी शुरू हुई तो करोड़ों परिवारों की संपत्ति का मूल्य जमीन पर आ गया। लोगों का विश्वास कमजोर हुआ, उपभोग घटा और निवेश भी आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। आने वाले संकट की घंटी नहीं, घंटा बढ़ चुका था। उसकी बड़ी चुनौती है चाइनीज अर्थव्यवस्था की। पहली चुनौती के बाद रियल एस्टेट की जो परिस्थिति है, उसके बाद दूसरी चुनौती है घरेलू मांग की कमजोरी।
चीन की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक निवेश और निर्यात पर आधारित रही, लेकिन अब लोग भविष्य को लेकर अधिक सतर्क हैं। रोजगार, आय और संपत्ति के मूल्य को लेकर अनिश्चितता के कारण लोग खर्च करने के बजाय बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप घरेलू उपभोग इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी चीन की आवश्यकता है, या तो मैं ये कहूंगा कि जितना चीन की जो ये सेक्टर है घरेलू उत्पादों की, उसने पिछले कई सालों में देखा है। अब एक तेजी का बड़ा लंबा दौर देखने के बाद जब ये मंदी का ये दौर उनके सामने आके लिपटता है गले से, स्वाभाविक से गंवर जाते हैं। उनको लगता है कि गए काम से, मगर हाल ऐसा नहीं है। तीसरी समस्या है स्थानीय सरकारों पर बढ़ता कर्ज। हम यहाँ भी सरकारों पे जो कर्ज बढ़ता जा रहा है उसकी बात करते हैं। अमेरिका में तो बात ही नहीं करने जैसी, वहां तो सरकार कर्जे पर ही चलती है। वर्षों तक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर्ज लेकर बनाए गए। अब उन कर्जों का भुगतान करना स्वयं विकास से बड़ा बन गया है। इसीलिए सरकारों के पास नई परियोजनाओं में निवेश करने की क्षमता सीमित हो रही है। अब जब जरूरत है आपको ये गति को जारी रखने की जरूरत है, शायद ज्यादा गति से निर्माण कार्य करने की जरूरत है, ठीक उसी समय चीन की सरकार, चीन के विविध प्रोविंसेस की सरकारें उस परिस्थिति में जबकि इनके पास पैसे नहीं है। और यही हाल हमारे यहां भी है। मगर अगर हम कमजोरियों पे ही ध्यान रखकर बैठे रहेंगे तो शायद हमारी ये खोजबीन अधूरी रहेगी। हम खोजबीन अधूरी नहीं छोड़ना चाहते। न तो वो खबरदार का रवैया है। खबरदार जब खबर लेता है तो पूरी ढंग से लेता है, उसकी तह तक जाता है और जो भी अंतिम दौर जहां भी जिस भी चीज का हो रहा है उसी को आपके सामने लाके रखता है। आज भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण राष्ट्र है। ये पहला मुद्दा, सबसे बड़ा विनिर्माण राष्ट्र है। अब यह केवल रास्ते बनाता था ऐसा नहीं है। न तो चीन अब केवल सस्ते सामान बनाता है। ये इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरिया, सौर ऊर्जा उपकरण, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन की सबसे बड़ी रणनीति अब तकनीकी आत्मनिर्भरता है। अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव, सेमीकंडक्टर पर प्रतिबंध और वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव की वजह से चीन की समझ में आया है कि भविष्य की शक्ति केवल उत्पादन में नहीं बल्कि नवाचार में होगी, क्वालिटी में होगी, स्पीड ऑफ डिलीवरी में होगी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में होगी। ये चीन की समझ में आ गया है और इसलिए चीन आज अनुसंधान, विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उच्च तकनीक में अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। एक और गंभीर चुनौती है जनसंख्या का बदलता स्वरूप। चीन की कार्यशील आबादी लगातार घट रही है दोस्तों, जबकि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि चीन अब बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है ताकि कम श्रमिकों के बावजूद उत्पादन बढ़ाया जा सके। आप कतई ये भ्रम में मत रहिए कि चीन एक समय तक, अभी हम पीछे मुड़ के देखें तो दुनिया का सबसे ज्यादा वस्ती जनसंख्या वाला देश था। आज वो दूसरे नंबर पे है। मगर जो घटना घटी है
वो और गंभीर है। शायद ये घटना भारत के साथ 25-30 साल के बाद घटेगी, और अगर हम इससे बोध लेते हैं तो भारत इस तरह के घटनाक्रम से बच भी सकता है। आज चीन में वयस्क लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहाँ 35 साल से नीचे की उम्र की 70% जनसंख्या है। चीन, जापान, यूरोप, इवन अमेरिका, सीनियर सिटीजन्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर। जापान को तो रिटायरमेंट एज बढ़ाना पड़ा है। For the first time, Japan is permitting immigration to Japan if you have desired skills that they need. भारत के पास सब कुछ है। अगर भारत अपने युवा धन को सही स्किल्स दे सके, अगर भारत की शिक्षा प्रणाली सही स्किल के आधार पर चले, तो मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया का लेबर शॉपिंग, पूरी दुनिया का स्किल शॉपिंग का केंद्र भारत बन सकता है। आज जो लोग वीजा देने की ना बोल रहे, वही लोग आपके यहाँ टेबल लगा के बैठेंगे अगर आपके पास सही किस्म की स्किल्स है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं और आधुनिक तकनीकी जो बदल हुआ है उससे अवगत है। अगर आप वो है तो भारत दुनिया पर राज करेगा, उसमें कोई शक नहीं। और अगर आप नहीं है तो आपको कोई तजुर्बा ऐसा नहीं है जो आपको बचा सके, तो मुश्किल होगा। तो अक्सर चीन की तुलना जब हम करते हैं तो चीन की तुलना अक्सर जापान से की जाती है, जिसने 1990 के दशक के बाद लंबे समय तक धीमी आर्थिक वृद्धि देखी। कुछ समानताएं अवश्य हैं, लेकिन चीन और जापान में फर्क है। दोनों एक जैसे नहीं है। चीन के पास विशाल घरेलू बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण ढांचा चीन के पास है, अत्यधिक विकसित बुनियादी सुविधाएं और दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीति है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि चीन ने 2008 जैसी विशाल आर्थिक प्रोत्साहन योजना दोबारा लागू करने से परहेज किया है। उसका मानना है कि अत्यधिक कर्ज भविष्य की समस्याओं को बढ़ा सकता है, यानी लोगों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए लोन मुहैया कराना और उसी तरह बाजार में एक तरह से कृत्रिम मांग पैदा करना आगे चल के नुकसान पुरवार हो सकता है। ये चीन का अनुभव है। इसीलिए वह कम लेकिन अधिक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है भाई, हम 6%, 7.5% से नहीं बढ़ना चाहते, हम 4.5% से बढ़ेंगे, मगर हम ठोस जमीन पे खड़े रहेंगे। हम किसी भी तरह की कर्ज या कर्ज से जुड़ी व्यवस्थाओं से दूर रहेंगे। जो स्किल्स चाहिए वो स्किल्स का उत्पादन करेंगे, और रोबोटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जो भी पूरी व्यवस्था तंत्र के लिए इंसान की जगह खड़ा रह सके, हम उसका भी उपयोग करें। आज चीन जो रास्ते पे जा रहा है, 30 से 40 साल के बाद भारत वो रास्ते पे जा रहा होगा। और आज अगर भारत इसमें से बोध लेकर नहीं सुधरता है तो वो 30-40 साल के बाद की परिस्थिति में सुधरे ऐसी कोई गुंजाइश दिखती नहीं। भारत को इससे बोध लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 जैसी विशाल आर्थिक प्रोत्साहन योजना दोबारा लागू करने से चीन दूर रहा है। उसका मानना है कि अत्यधिक कर्ज भविष्य की समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसीलिए वह कम लेकिन अधिक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता दे रहा है। भारत के लिए इस परिवर्तन में अवसर भी है और सावधानी की आवश्यकता भी। वैश्विक कंपनियां अब चीन के साथ साथ भारत, वियतनाम और अन्य देशों में भी निवेश कर रही है।
इससे भारत को विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी संभावना मिल सकती है अगर भारत उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरे। भारत उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा नहीं उतरेगा वो आने वाला समय ही कहेगा। लेकिन यदि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक कमजोर होती है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वैश्विक व्यापार, निवेश, वस्तुओं की मांग और वित्तीय बाजार भी चीन की सिकुड़ती हुई मांग से प्रभावित होंगे, जरूर प्रभावित होंगे, और भारत उससे अछूता नहीं रह सकता। इसलिए भारत को चीन की कठिनाइयों का उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कुछ मूर्ख लोग चीन में कुछ गलत हो रहा है, चीन का विकास दर कम हो रहा है, उसको अपना विजयोत्सव मनाने की क्षण मानते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। आज जो चीन के साथ हो रहा है आपके साथ वही होगा अगर आज आप चीन के अनुभव से कुछ नहीं सीखेंगे। बेहतर बुनियादी ढांचा, आधुनिक विनिर्माण, अनुसंधान, नवाचार, विज्ञान और तकनीक, यही भारत के भविष्य की वास्तविक पूंजी है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की कहानी समाप्त नहीं हो रही। आप चीन की फिक्र मत करो। चीन मुश्किल में है, चीन गिर रहा है अभी, चीन आपके ऊपर या कहीं और आक्रमण करने में अभी सक्षम नहीं है। मगर ये बात भी मत भूलिए कि ये परिस्थिति चीन ने स्वीकार की है और किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का पहला अगर कदम है तो परिस्थिति का स्वीकार है। उसके बाद जो परिस्थिति, जो घटनाएं घट रही है, उसका विवेचन और उसके ऊपर क्या किया जाए इसके लिए विचार। और तीसरा कदम नई रचनाओं, और नई रचनाओं के जरिए जो घटनाएं घट रही है उनको फिर से एक बार नया जोश देने का प्रयत्न। आज चीन तीनों कर रहा है। हमारे किस्से में भी 30-40 साल की राह देखने की कोई जरूरत नहीं। हमें आज से ही अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में महारत, जो तकनीक दुनिया में काफी तेजी से प्रसर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य कंप्यूटर एडेड एप्लीकेशंस के साथ दोस्ती, हमें तकनीक के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। स्किल्स सीखना पड़ेगा। अंततः ये पूरे चीन के मसले से महत्वपूर्ण बात यह निकल के आती है कि चीन की कहानी समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि चीन सीख रहा है और सीख के अपनी गलतियां सुधार रहा है। वो एक नई आर्थिक यात्रा शुरू कर रहा है। रियल एस्टेट आधारित विकास से तकनीक आधारित विकास की ओर चीन मुड़ रहा है। सस्ते श्रम से नवाचार की ओर चीन मुड़ चुका है। मात्रा से गुणवत्ता की ओर चीन चल पड़ा है। आने वाले 10 वर्षों में यह परिवर्तन कितना सफल होता है, उसी पर न केवल चीन का भविष्य बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा भी काफी हद तक निर्भर करेगी। क्योंकि बाकी की बातों को हम छोड़ दें तो भी दुनिया की 16% आबादी वाला देश और उसकी अर्थव्यवस्था के साथ अगर जो कुछ होता है, और जीडीपी के मामले में आज अमेरिका के बाद खड़ा चीन, और आने वाले समय में अगर भारत चीन को
ओवरटेक भी कर जाता है तो भी वो तीसरे नंबर से नीचे जाए, वैसी शक्यताएं बहुत कम है। और भारत दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, वो भी उतना आसान नहीं। तो आने वाले 10 साल भारत चाहे उसे नवाचार को अपनाना होगा, मिथ्याभिमान छोड़ना होगा। शोबाजी से काम नहीं होता। जमीन पे दो हाथों से आप जो काम कर सकते हैं उसे स्किल कहते हैं। आपके पाठशालाओं में, हाई स्कूलों में, कॉलेजों में, महाशालाओं में जो पढ़ाया जाता है उसे बदलना होगा। आईआईटी जैसी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना होगा। उनके प्रति आपका जो रवैया है वो बदलना होगा। हर जिले में आईआईटी करना जरूरी नहीं है। जो भी है उनको पर्याप्त मात्रा में द्रव्य मिलता रहे और पर्याप्त मात्रा में वो जिस दिशा में काम करना है करती रहे, वो अब देखना पड़ेगा। आईआईटी प्रेस्टीज तभी बन सकती है जब वो विश्व के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखाए। आज तो 200 तक अपना नाम नहीं है कहीं। तो हमें अगर ये हम कहते हैं कि आज का विश्व ज्ञान का विश्व है और जिसके पास ज्ञान है वो जीतेगा, तो हम पिछड़ रहे हैं, ये बात का हमें ख्याल होना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, परिस्थिति सुधर सकती है अगर आपका इंटेंट है, अगर आप परिस्थिति सुधारना चाहते हैं, अगर आप प्रामाणिक है जो करना चाहते हैं और जो कहते हैं वो प्रामाणिकता से कहते हैं, तो मैं जरूर मानता हूं कि भारत की स्थिति भी बदल सकती है। आशा करें वो दिशा में हम गति करें, गति करते रहे और एक दिन दुनिया की प्रथम 3 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें एक नाम भारत का भी हो। वो दिन जल्द से जल्द आए, यही मैं मानता हूं कि आज शायद वो सोचता नहीं है कुछ। मैं एल्विन टॉफलर को सोच रहा था कि उसने क्या कहा है। अंतिम वाक्य एल्विन टॉफलर से ही लेता हूं। टॉफलर कहता है कि सुपर कंप्यूटर से स्मॉलेस्ट कप ऑफ कॉफी विल बिकम अफोर्डेबल, man will conquer the aging process, any 2 point on this earth will be traveled maximum within 1 hour's time. Man will be wearing virtually indefinite memory on his sleeves, and if you sleep in the night and don't update yourself in the morning, the speed of change of technology or knowledge will be such that you will be outdated. आशा करें हम ये सब निर्देशक जो हमारी क्षितिज पे भी स्पष्ट देख सकते हैं, हम अन्य देशों के अनुभव से देख सकते हैं, हमें छोटी छोटी बातों में उलझने के बजाय, अब राम मंदिर भी बन गया है, कृष्ण मंदिर भी बन गया है और उसके बाद जो भी घटनाएं घटनी थी वो भी घट चुकी। अब इस देश को सरस्वती का मंदिर बनाए। आने वाला समय सरस्वती आराधना का है। जिसके पास सरस्वती है वो पूरे विश्व पे राज करेगा। आशा करते हैं भारत भी महासत्ताओं में से एक बन के उभरेगा, सरस्वती आराधना से और किसी रास्ते से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरदार। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। आपने अगर बेल आइकन नहीं दबाया, दबा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है, और ज्यादा से ज्यादा आपके मित्र। ये हमारी नई चैनल है, नई शुरुआत। हमें अपेक्षा है कि आप
हमारी अगली चैनल से जुड़े थे, रियल डिबेट से, जो अच्छी चल रही है, तो आप ये चैनलों में भी योगक्षेम वहन करने का निमित्त बनोगे। आप हमारे साथ जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ो। यही अपेक्षा के साथ मैं आपका दोस्त जय नारायण व्यास आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए खबरदार, 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 हर बार, हर बार, हर बार। धन्यवाद।